नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पूरा देश जश्न मना रहा है, 77वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न। आप देख रहे हैं कि बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुढ़ा हो, सब जज्बात के साथ ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अगर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जश्न मना रहा है, तो उत्तराखंड पीछे कहां रहने वाला। चाहे तब वीरचंद सिंह गढ़वाली रहे हों, चाहे आज बिपिन रावत हों, इन्होंने एक इतिहास लिखा है। कहते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, देवभूमि एक ऐसी जगह है जहां हर घर से एक शख्स फौज में अपनी सेवा दिया है। 1947 जब देश आजाद हुआ तो ये उसके गवाह रहे हैं। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस से मिले हुए हैं, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वही रही है। नाना फौज में थे, बड़े भाई फौज में थे, तो हमने सोचा कि इनसे अच्छा आदमी नहीं मिलेगा जो इस जश्न को हमारे साथ साझा करे। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में सर। नमस्कार जी। सर, आज हम लोग 77वां जश्न का दिन कह लीजिए, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कैसा लगता है? क्योंकि आपने वह दौर भी देखा है जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, छोटे रहे होंगे आप। जब आजाद हुआ आपने वह भी देखा, और उसके बाद दिन प्रतिदिन आपने इस भारत को बच्चे से युवा से आज पूरे विश्व में एक पहचान बना चुका। कैसा लगता है आज? देखिए, मुझे बड़ी दुख होता है कई बार जो मेरे से पूछते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है। स्कूल में मैं गया किसी स्कूल में, तो बच्चों ने पूछा कि साहब आज़ादी का क्या मतलब है। हम तो मैंने फिर उनको बताया, देखिए मैं जब छोटा था, सन 42 की बात है, 42-43 की, स्कूल जा रहा था। स्कूल जाते मेरे साथ एक और साथी भी था, जा रहे थे स्कूल। उधर से एक जीप आई, इसको गोरे चला रहे थे, हम गोरे कहते थे अंग्रेजों को। तो गोरे वो चला के आए और उसने आकर जीप हमारे ऊपर चढ़ा दी, और पीछे नाला था, बाई चांस हम नाले में कूद गए, बच गए। लेकिन वो लोग चाहते नहीं थे, कहते थे ये हमारे गुलाम हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छे स्कूल नहीं जा सकते, ये खाना नहीं अच्छा खा सकते। हमारे जो फंक्शन होता था आके उखाड़ देते थे, तंबू लगे उखाड़ देंगे, कच्चे कुछ नहीं पहनने देंगे, करने नहीं देंगे। तो ऐसा था, ये थी गुलामी, इसको गुलामी कहते थे। आज हमें जो मर्जी करते हैं, जैसे मर्जी करते हैं। ये आज़ादी हमें मिली हुई है कि हम जो मर्जी पहने, जो मर्जी खाएं, जो मर्जी करें। लेकिन उस वक्त था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, और हर बात पे टोका टाकी चोरी पिटाई होती थी, मारते थे वो लोग, डंडे मारते थे। तो ये फ़र्क है जो आजकल हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं कि हाँ हमको आज़ादी मिली है तो हम जो मर्जी करें। ये ऐसी आज़ादी नहीं, हमने आज़ादी इसलिए मिली है कि हम देश को आगे ले जाएं। अपना उस वक्त जो था हमारे पास डिसिप्लिन था, हम सब उसमें। अब देखेंगे महात्मा गांधी के साथ में जो लोग जाते थे, मैंने देखा, खुद देखा है, चू भी नहीं करते थे। इतनी पिटाई उनकी होती थी, डंडे से मारते मारते थे, मैंने खुद देखा है। और लेकिन वो चू भी नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं, मारे तब मारे जाओ। तो अंग्रेज लोग हैरान थे कि कैसे लोग हैं कि इनको इतना मार पीट रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहते। कहते आज़ादी चाहिए बस। तो ऐसी आज़ादी है हमारी। तो कहीं ऐसा तो नहीं ब्रिगेडियर साहब कि जिस जश्न को हम आज मना रहे हैं, उस जश्न के संघर्ष में हम लोग शामिल नहीं थे, इसलिए आजादी का मतलब हमें नहीं समझ में आता? कह सकते हैं ऐसा, लेकिन बात तो ये है कि जब एक बार आज़ाद हो गए हमारे, मैं आपको बताऊं, 15 अगस्त 1947 को मैं दिल्ली में ही था, और मैंने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण सुना था। हम लोग बाहर थे, वो अंदर से पार्लियामेंट में बोल रहे थे, लाउड स्पीकर लगे हुए थे, और हम लोग इंडिया गेट के पास में थे। सारा शहर जगमगा रहा था, सारा दिल्ली जगमगा रहा था, और लोग इतनी खुशी थी कि कुछ मैं कह नहीं सकता। तो ऐसा जो माहौल था, वो माहौल आज नहीं है। वो क्या है आज? आज माहौल है कि मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, उसका है, बस। जैसे देखिए, ये तो स्वाभाविक है, परिवार में तब 4 बच्चे थे, आज 40 बच्चे हैं, तो बट नेचुरल है कि ये चीजें देखने को मिलेंगी। तब एक ही सोच, एक ही विचार, एक ही लक्ष्य, किसी तरह हमारा देश आजाद हो। लेकिन आज कई क्षेत्र में, जात में, कई चीजों में बट भी गया है। तो कहीं ये तो नहीं कि उस आजादी को हम, ये जो बंटवारा है क्षेत्र का, जात का, धर्म का,
उसमें हम कमजोर कर रहे हैं? नहीं, वो चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें इतनी बेसिक थी उस वक़्त कि इसको तो हमने करना ही है। जैसे समय का था, समय के टाइम पहुँचना है, समय-समय करना है और समय पर सब चीज़ें होती थी। आज हमें समय पर नहीं होते। मैं जब देखता हूँ कई फंक्शंस होते हैं, जाओ समय कुछ दिया होता है, लोग आते कितने में लेट आते हैं, ये आते हैं। सबसे बड़ी डिसिप्लिन की बात होती है हमारे फौज में कि समय पर पहुंचना है और समय पर चीज़ करना है। ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन का वो है, वो आजकल नहीं है। और दूसरा ये अपनापन, अपनापन की बात ये होती है कि नहीं, शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ जब अंग्रेज चले गए तो हमारे जो नेता लोग थे सब और कहने लगे भाई इनको सब कुछ बढ़िया था, हमको मिलना चाहिए। खैर, लोगों ने दिया, त्याग किया और नीचे वालों ने लेना शुरू किया, तो क्या हो गया चीज़, एक एक चीज़ ऐसा फैशन बन गया और वो क्या हो गया, करप्शन। आप जिसको करप्शन कहते हैं वो ये है वो। सर, 1947 खुशी का दिन था। उसके बाद कई ऐसे दौर आए जब संघर्ष का भी दौर रहा। अगर हम 65 की बात करें, 71 की बात करें, तो जैसा हमने आपके विषय में पढ़ा कि दोनों वार में भी आप रहे, तो उस वार के विषय में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं सन 65 में हम 14 किलोमीटर दूर से, लाहौर से हम लोग रहते थे बंकर्स में, नीचे रहते थे बंकर्स में। और एक बार ऐसा हुआ, मैं वहाँ का डीक्यू का था, मतलब डीक्यू बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट होती है डिव में। हमारे यहाँ आमतौर से एक डिव में 3 ब्रिगेड होते हैं, हमारे यहाँ 6 ब्रिगेड थे हम उस वक्त। तो उनको करना सारा संभालना पड़ता था। तो उस एक बार ऐसा हुआ, वहाँ प्रधानमंत्री हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय में, वो आए और आना था। तो हमारे जीओसी साहब ने कहा, साहब से ऐसा करो, तुम जाओ एयरपोर्ट पे जाओ, जैसे जहाज आने वाला हो मैं बताना, मैं आ जाऊंगा। पास में ही था। मैं ठीक है, मैं चला गया। थोड़ी देर बाद, उस समय में हमारे मोबाइल वगैरह नहीं थे, वो तो वही चाबी चल के, वो चाबी वैसे वाला था, सिस्टम होता था, टाइम लगता था बताने में भी। तो प्लेन उतर गया। अब मैं ये क्या करूं, मैंने जाकर रिसीव किया तो अब दिमाग में नहीं आया क्या पूछूं इनसे, भाई अब तो प्रधानमंत्री हैं। तो फिर मैंने कहा सर एक आपसे प्रश्न करूं। कहते हाँ 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 करिए। मैंने कहा सर हम रात को 14 किलोमीटर उधर लाहौर से, रात को लाइटें देखते हैं उनकी, हम लोग तो कष्ट से सोते हैं, जमीन के अंदर सो रहे हैं, और वो लोग मजे करते हैं, लाइटें देखते हैं, बड़ा दुख होता है मन को। अगर आप हमें अलाउ करें तो हम चुटकी बजा के ले लेंगे लाहौर को। तो मैं ज़्यादा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, छोटी सी उनकी फिक्र हुआ करती थी, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हम शांति प्रिय देश हैं, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। हाँ, हमारे ऊपर कोई अटैक करे तो हम छोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए हम लाइन ऑफ कंट्रोल को आप क्रॉस नहीं करें। बस इतनी मेरी उनसे बात हुई, इतने में हमारे जीओसी आ गए, वो उन्होंने अपने जो बातें करनी थी की। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, हम बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा। क्यों? क्योंकि हमें अटैक नहीं करना है। अगर दुश्मन करे तो हम उसको जरूर भगाएंगे। आप देखिए कितने सालों बाद हमें परमिशन ये मिली, जब हमारे कुछ जवानों के 2 साल सिर काट के ले गए थे, तब उसकी बात में हम लोगों ने शोर मचाया कि देखिए भाई क्या हो रहा है। तब कहा कि नहीं, जब आप चेज कीजिए, आप लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाके भी उसको मारिए। तब ये पहली बार ये हुआ था। और उसके बाद तो खैर कई अब हुए भाई, आपको मालूम है क्या क्या। 71 का वार कैसे फेस किया आप लोगों ने? देखिए 71 का वार में मैं बेंगलोर में पोस्टेड था अच्छा। और गोवा में मैं काम कर रहा था। तो मेरे को एकदम फोन आया कि आप एकदम से जाइए कलकत्ता चलिए, किसी को कुछ नहीं बताइए, आप कलकत्ता जाइए। मैं कहा ठीक है, मैं गया कलकत्ता, रिपोर्ट कर दिया मैंने वहाँ पर। क्योंकि मैं बेंगलोर में था, मेरी यूनिट जो थी कि फोटोग्राफ से कैसे हम नक्शे पर चीज़ें लगा सकते हैं, ये काम करता था मैं, हमारी यूनिट करती थी। अच्छा। तो इसलिए मैं एक्सपर्ट था उसमें, तो मेरे को वहाँ उन्होंने भेज दिया। ठीक है, मैं चला गया, बताया उनको सब कुछ। सबसे बांग्लादेश में सबसे बड़ी बात ये थी, नदियाँ बहुत हैं, बहुत नदियाँ हैं, और हर नदियों में कितनी चौड़ी है, कितना है, पुल है, नहीं है, क्या है। तो हमने फटाफट जो भी हमारी फोटोग्राफ आती रही, उनसे हमने उसे फटाफट लगा के दिया, और वो उस पर फौज चली। और आप देखेंगे फटाफट होने से कितनी जल्दी ये वार खत्म हुई, बहुत जल्दी खत्म हो गई। क्यों? कि उनके पास में सपोर्ट थी कि हाँ इस चीज़ है, वो चीज़ है। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया बहुत बड़ा काम करता था। अभी जो हम कहते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, क्या मालूम नहीं लोगों को। सर्वे ऑफ इंडिया रात दिन काम लग करके काम देता था, नक्शे बना के देता था कि ये लो। अच्छा। हाँ, ये एक दौर था, संघर्ष का भी दौर रहा होगा आप लोगों का, डर का भी दौर रहा होगा, और वीर ढंग मतलब वीर
वीरों की तरह लड़ने का भी दौर था। और आप एक ऐसे शख्स से बड़े प्रभावित हैं, सुभाष चंद्र बोस जी से। उन पे आपने किताब भी लिखी है, अभी आप बता रहे थे आपकी मुलाकात भी है, तो बताएंगे कैसी उनसे मुलाकात हुई? देखिए, हमारे जो नाना जी थे, जो डॉक्टर पी.एन. दीवान, वो कोयटा में प्रैक्टिस करते थे। उसके साथ में खान अब्दुल गफ्फार खान, वो दोनों मेंबर थे कमेटी के। जहाँ मीटिंग होती थी कांग्रेस की, तो वहाँ पर आया करते थे। तो एक बार वो दिल्ली आए थे, तो मैं भी दिल्ली में था पर चांस। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलता हूँ मीटिंग। कहने लगे नहीं नहीं, हम तो पैदल जाना है भाई, कोई तो गाड़ी वाड़ी थोड़ी जब जाओगे, तो कहाँ जाओगे इसमें? मैं कहा नहीं नहीं, मैं चलना चाहता हूँ। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा अरे ले चलो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो। तो वो पश्तो बोलते थे, हमारे घर में पश्तो बोली जाती थी पहले। अच्छा। कोयटा में, हाँ। तो वो ले गए। तो थोड़ी देर आगे जा करके मिले, एक मतलब धोती कुर्ता में एक लीडर मिले। तो उन्होंने बताया कि हमारे भाई हमारा ग्रैंडसन भी है, हमारे साथ ही है। वो पूछा उन तो जाकर भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या है? तो फिर मेरे को थपथपाया और कहने लगे देश को आज़ाद कराना है। अच्छा, उस समय भी उनका ये? उनको मेरे को थपथपा के कहा कि देश को आज़ाद कराना है। अरे तो मुझे पहली बात समझ नहीं आई मेरे तो। जब घर जाके मैं नाना जी को पूछा, मैंने कहा ये कौन थे, क्या था ये? कहने लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ये, और इनको हर वक्त यही रहता है कि देश को आज़ाद कराना है। जी, उसमें उनके अंदर में जोश है, जश्न है। तो इसलिए आपको भी उन्होंने कहा कि उन्होंने कराना है। उनके जो डेथ हुई, उनकी उनकी जो मौत हुई, आज भी संशय की स्थिति है। लेकिन आप एक निष्कर्ष पे भी पहुंचे हैं, तो उस निष्कर्ष का बेस क्या है और क्या है निष्कर्ष? अच्छा, देखिए, मैं जो था 1 साल तक मैं नेशनल आर्काइव्स में मैंने रिसर्च किया, रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम किया और सब रिकॉर्ड देखे। आमतौर से जो होते हैं लोग होते हैं, सभी देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, ये देखा वो देखा, किताब देखी। लेकिन मैं एक फौजी था, तो फौजी होने के नाते मुझे मालूम था कि जो लड़ाई होती है, तो लड़ाई में एक चीज़ अलग होती है, वो होती है सिट्रेप, सिचुएशन रिपोर्ट डेली लिखी जाती है। वो कोई देखता है, किसी को मालूम नहीं होता। मुझे मालूम था, बाकियों को नहीं मालूम होता। तो मुझे मालूम था, तो मैंने सारी वो सिट्रेप्स देखी। अच्छा। हाँ, देखी उसमें। तो उसमें मुझे पता लगा कि जब ये बम गिरे हिरोशिमा नागासाकी पर, तो उस समय, और जापानीज ने सरेंडर कर दिया, तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र कौन थे, अंडमान निकोबार में थे। अच्छा। क्योंकि जापानीज ने अंडमान निकोबार हिंदुस्तान को दे दिया था, और नेताजी को कहा था तो आप इसको मैनेज करो। तो आज़ादी मिले बगैर ही नेताजी वहाँ झंडा फहराया, और जितने लोग हमारी जेलों में थे, काला पानी वाले, सबको रिहा किया, बहुत कुछ किया कराया। और वो जब कर ही रहे थे, तो इतने में जब ये सरेंडर कर दिया जापानीज ने, तो एकदम से इन्होंने जहाज़ पकड़ा और चले गए सिंगापुर। सिंगापुर में हेडक्वार्टर था इनका। तो वहाँ जाकर इन्होंने पूछा भाई क्या कैसे करना है? तो फिर कहने वहाँ तो बैंकॉक में इनका हेडक्वार्टर था, जापानीज का इकट्ठा करता। वहाँ गए, वहाँ पूछा, कहने लगे हमारे पास तो नहीं है, हमारे हेडक्वार्टर में है कोई। तो वहाँ गए, तो वहाँ पता लगा कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज भेजा हुआ है, एक ऑफिसर को डिटेल करो जो नेताजी को लेकर के आए यहाँ पर, और नेताजी जो चाहे ले जाएं, हम तो सरेंडर कर रहे हैं। तो नेताजी जो चाहे ले जाएं, इसलिए उनको साथ लेकर आए। तो वही बात है, उसमें वो अफसर आया, जहाज में आया, नेताजी जहाज में बैठे। इस तक तो हर किताब में लिखा हुआ है, उसके आगे कुछ उसके आगे नहीं लिखा। लेकिन उसके आगे हम वो हमारी जो फौजी होती है उसमें है कि देखिए वो उनको लेकर के गया, और जहाँ पर एक्सीडेंट ही हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में इनको क्योंकि ये दोनों आगे बैठे थे, मतलब एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र नहीं था, ये दोनों लोग आगे बैठे हुए थे कॉकपिट में। तो जब जहाज ऐसे उल्टा गिरा, तो तो इनकी जो ऑयल था सारा उस नेताजी को गिर गया। ओह, अच्छा। आप टेक्निक, हाँ, आप टेक्नोक्रेट हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आता होगा। सारे शरीर में फफोले हो गए। ओके। तो खैर पास में एक और हॉस्पिटल था, मिलिट्री हॉस्पिटल था, वहाँ उनको शिफ्ट किया गया। वहाँ ट्रीटमेंट जो थे जापानीज डॉक्टर, ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन रात को 10:30 बजे प्राण छोड़ दिए, नहीं हो सका वो। खैर उन्होंने फिर जापानीज गवर्नमेंट ने कहा आप उनका शरीर जो है टोक्यो भेज दीजिए। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो इन्होंने करके ये और दूसरा ऑफिसर जो था इनका जापानीज, लेकिन वो जहाज में फिट नहीं हो रहे, दोनों बॉडीज आ नहीं रहे थे ठीक। तो उन्होंने कहा फिर जापानीज का अच्छा ऐसा करो तो क्रिमेट कर दो, वहीं क्रिमेशन कर दो और एशेज भेज दो। तो दोनों की एशेज वहाँ भेज दी गई, वो वहाँ पड़ी हैं। एक नेताजी की भी पड़ी हुई है, और ऑफिसर की जापानीज की उन्होंने दे दी, जब शांति हो गई दे दी उसको, उन्होंने काम कर लिया। तो अभी भी जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर जापानीज गवर्नमेंट पूछेंगे, हाँ वो कहेंगे हाँ नेताजी के हैं, ये ले आप ले जाइए और भारत में विसर्जन कीजिए, ऐसा करना तो चाहिए। इसका प्रयास कर रहे हैं आप?
मैं इसमें लिखा है, किताब में लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो रिलेशंस हैं जापान के साथ बड़े अच्छे हैं, तो वो जरूर इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। आपने बहुत से ब्रिगेडियर्स, जनरल, मेजर जनरल, कर्नल, सभी लोगों की कहानियां सुनी होगी, और आज हम लोगों के माध्यम से, समाचार चैनल के माध्यम से हम उन तक पहुंच रहे हैं, और उनकी जो गाथाएं हैं, उनका जो अनुभव है, उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये ब्रिगेडियर केजी बहल साहब का एक और अनुभव है जिसको हम आपसे साझा करेंगे, और ये हम चाहेंगे ये भी साझा करें। ब्रिगेडियर साहब ने भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया है, और वह भगवत गीता भी आप लोगों तक पहुंची नहीं है, क्योंकि अभी उसको आम जन तक पहुंचने की शुरुआत अभी इन्होंने नहीं कराई है। और सुभाष चंद्र बोस जी पे भी बहुत अच्छी बुक लिखी है, हम लोग अभी देख रहे थे। उनके वह फोटोग्राफ्स हैं जो कि दुर्लभ फोटोग्राफ्स हैं, जिसे हम लोगों ने भी कभी नहीं देखा है। आइए भगवत गीता पे ही जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अनुवाद है। अगर इंग्लिश में अनुवाद है तो वह हिंदुस्तान के बाहर भी जाएगी, बाहर भी लोग जानेंगे कि भगवत गीता में हकीकत में क्या है। ये कहाँ से प्रेरणा मिली सर? देखिए, मेरा बेटा जब MBA करके आया पूना से, तो हमारे एक जनरल साहब हैं, जनरल अग्रवाल, अभी इनकी डेथ हुई है पीछे, तो वो उनके यहाँ मैं लेके गया, हमारे बॉस थे वो सर। तो उन्होंने सबसे प्रश्न किए, उनको हर तरह का प्रश्न, जो प्रश्न करें वो ठीक जवाब दे रहा था कि भाई अभी MBA करके आया है। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा भैया वो स्पिरिचुअलिस्ट भी थे, तो कहने तुमने भगवत गीता पढ़ी है? तो कहने लगा अंकल पढ़ी तो है, लेकिन सिर से ऊपर चली जाती है, इतने कठिन शब्द हैं उसमें कि उसमें आप समझ नहीं पा सकते जो भी मर्जी करें, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये माँ बाप की ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को समझाएं, इसका ज्ञान दें। वो चीज़ मेरे को चुभी कि मैंने कहा मैंने अपना नहीं किया, जो करना चाहिए ड्यूटी नहीं की है। तो मैंने कहा, तब मैंने सोचा कि दे ऐसी सरल बना के भेजूंगा जिसको हर एक को समझ सके, बेटा ही नहीं मेरा, जो भी पढ़े इसको, अगर बच्चा भी इसको पढ़े वो समझ सकता है कि हाँ इसका अर्थ ये है। बहुत सुंदर सर। आज देखने को मिलता है कुछ अगर महत्वपूर्ण प्रदेशों को छोड़ दें, क्षेत्रों को छोड़ दें, तो लोग फौज में जाने से कतराने लगे हैं, डरने लगे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए कोई संदेश? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जोश नहीं है, अभी भी बच्चों में जोश है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो दूसरी जॉब्स हैं MBA करने के बाद में हो, उसमें ल्यूरेशन ज़्यादा है, उसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो अट्रैक्शन हो जाती है कि हम क्यों ना वहाँ जाएं बजाय फौज में जाने के। लेकिन याद नहीं रखते इसका कि देखिए हम देश के लिए भी हमारा कुछ फर्ज है करना। देश के लिए हम क्या करेंगे? वहाँ जाके तो हम इंडस्ट्री में लग गए, खत्म होगी बात। लेकिन यहाँ पर हमारा देश के लिए होता है, हम पहले देश के बारे में सोचते हैं फिर कुछ सोचते हैं। तो इसलिए अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारा खास उत्तराखंड में तो बहुत लोग ऐसे हैं, हर एक कहते हैं 5वां सिपाही जो है उत्तराखंड से। धन्यवाद सर, बहल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। ये थे केजी बहल साहब। अगर पूरा दिन, कहते हैं ना कि एक फौजी के साथ अगर आप बैठो, एक दूसरे प्रोफेशन का आदमी होगा तो एक विषय उसके लिए पूरे अपने प्रोफेशन काल में होगा जिसको आपको साझा कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी फौज के अधिकारी के साथ, फौज के कोई आर्मी मैन के साथ या किसी पूर्व फौजी के साथ आप बैठोगे तो इतने अनुभव होंगे कि पूरा दिन आपको साझा करने में और सुनने में लग जाएगा। केजी बहल, हम लोग के पास समय सीमित होता है क्योंकि हम आपके पास इस स्वतंत्रता दिवस में महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। लेकिन जो भी चीजें हैं केजी बहल साहब के पास फिर हम लोग आएंगे, क्योंकि कई युद्ध इन्होंने ऐसे लड़े हैं। ये टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं, और ये जिस तरह की सेवा इन्होंने दी है, क्योंकि कहते हैं कि फौजी तभी सामने वाले को मार सकता है जब उसके लिए जमीन तैयार हो, और ये लोग जमीन तैयार करते हैं। और जो जमीन तैयार करता है हमारी समझ से सबसे ज्यादा खतरे का सामना करता है। देवभूमि के लोग हैं, हर घर से देवभूमि का एक शख्स इस समय देश की सेवा कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा सर ने कहा कि देश सर्वोपरि। तो आज इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पे हर शख्स को ये प्रण लेना होगा कि देश सर्वोपरि। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज।